क्या आप जानते हैं कि एक ही कॉलोनी में बने दो मकानों में से एक सुरक्षित रहता है और दूसरे की दीवार में दरारें आ जाती हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ईंट या सीमेंट नहीं बल्कि ज़मीन के नीचे छुपी नींव है, जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक मंजिल के लिए 4 फीट और 2 मंजिल के लिए 5 फीट की नींव ज़रूरी है, लेकिन क्या आपकी ज़मीन उस लोड को सहन करने के लिए तैयार है? बिना सही गहराई और मिट्टी की जांच के घर बनाना आपके लाखों के निवेश को खतरे में डाल सकता है। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी नई सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। इस सीरीज में हम निर्माण संबंधित आपके हर पेचीदा सवाल का जवाब आसान भाषा में देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम समझेंगे कि नींव की गहराई कितनी होनी चाहिए और घर बनाने से पहले मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि एक मंजिल के लिए 3.5 से 4 फीट और 2 मंजिल के लिए कम से कम 5 फीट की नींव देना इंजीनियरिंग के हिसाब से आवश्यक है। लोग अक्सर 3 फीट पर ही खुदाई रोक देते हैं, जिससे कि लोड बढ़ने पर सेटलमेंट क्रैक्स आने लगते हैं। नींव की सही गहराई के बिना आपका लाखों का निवेश मिट्टी में मिल सकता है। हम आगे इसे डिटेल में समझेंगे। नींव की गहराई सिर्फ गड्ढा खोदना नहीं बल्कि आपके घर की उम्र को तय करना है। G+1 यानी 2 मंजिल में घर के कॉलम्स पर भी भार 2 गुना हो जाता है। ऐसी स्थिति में फुटिंग जाली कम से कम 4 बाय 4 फीट की और कॉलम की फुटिंग की डेप्थ कम से कम 5 फीट की होना आवश्यक होता है। खुदाई तब तक करें जब तक कि हार्ड स्ट्राटा यानी कि सख्त मिट्टी न मिल जाए। अगर 5 फीट पर भी भराव या फिर काली मिट्टी है तो गहराई को थोड़ा और बढ़ाएं। ये फीट से 1.5 फीट का फर्क आपके घर की उम्र में सालों बढ़ा देगा। खुदाई के बाद सीधे सरिया न बांधें। पहले M10 या फिर M15 ग्रेड का PCC लेयर ज़रूर बिछाएं। ये 4 इंच का लेयर आपके कॉलम के सरिये को नमी और जंग से बचाएगा और फुटिंग को समतल आधार देगा। घर बनाने से पहले ज़मीन की SBC यानी सेफ बियरिंग कैपेसिटी जानना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नक्शा बनवाना। अगर मिट्टी की लोड सहने की क्षमता कम है और आपने भारी स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया तो नींव का धंसना तय है। खासकर ब्लैक कॉटन सॉइल जैसी ज़मीनों पर बिना टेस्ट के नींव डालना सबसे बड़ी इंजीनियरिंग भूल साबित होती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। मिट्टी की जांच से प्राप्त डेटा के आधार पर ही स्ट्रक्चरल इंजीनियर नींव की डिज़ाइन तैयार करता है। मिट्टी की सेफ बियरिंग कैपेसिटी ही तय करती है कि कॉलम में कितना मोटा सरिया लगेगा। अगर SBC अच्छी है तो आप फुटिंग का साइज छोटा करके भी अपना पैसा बचा सकेंगे। और काली मिट्टी पानी पकड़ती है और सूखने पर सिकुड़ती है। ऐसे जगहों पर सामान्य नींव फेल हो जाती है। वहाँ पाइल फाउंडेशन या फिर मिट्टी बदलकर सैंड फिलिंग करनी पड़ती है। इसी टेस्ट से पता चल जाता है कि ज़मीन के नीचे का पानी खारा तो नहीं, और अगर पानी में सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है तो आपको खास तरह का सीमेंट इस्तेमाल करना होगा ताकि नींव सालों साल गले नहीं। तो याद रखिए, घर की खूबसूरती पेंट और टाइल्स से आती है, लेकिन उसकी उम्र नींव और मिट्टी की सही समझ से तय होती है। घर बनाने में ऐसी गलती ना करें जिसे बाद में सुधारना नामुमकिन हो। अगर आपके मन में भी निर्माण से जुड़ा कोई ऐसा सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। और इंजीनियरिंग से जुड़ी ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि आपके सपनों के घर की उम्र सिर्फ सीमेंट की बोरियां बढ़ाने से नहीं बढ़ेगी, बल्कि कंक्रीट का सही रेशियो और सरिये की सही मोटाई आपके घर की उम्र को तय करता है। अक्सर लोग नींव में PCC देने के बजाय कॉलम को सीधे ईंटों के टुकड़े या फिर गिट्टी के ऊपर खड़ा कर देते हैं, या फिर कॉलम में पतले सरिये यूज कर लेते हैं। क्या आपकी नींव वाकई में घर का बोझ उठाने के लिए तैयार है? नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम कंस्ट्रक्शन की उन बारीकियों की बात करते हैं जो एक साधारण मकान को
मजबूत घर में बदलती है। अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीसीसी क्या है और क्या इसे फाउंडेशन के नीचे डालना जरूरी होता है। लोग अक्सर ईंटों के टुकड़े बिछाकर उस पर कॉलम खड़ा कर देते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के हिसाब से बिल्कुल गलत है। पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट आपके घर की वो पहली लेयर है जो कि जमीन की नमी को आपके फाउंडेशन तक पहुंचने से रोकती है और आपके फाउंडेशन को एक समतल आधार देती है। इसका सही कंक्रीट रेशियो क्या होना चाहिए, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, पीसीसी का मुख्य उद्देश्य आपके फाउंडेशन में लगी स्टील को मिट्टी के सीधे संपर्क में आने से बचाना होता है। पीसीसी करने से पहले मिट्टी की खुदाई के बाद जमीन को अच्छे से कॉम्पैक्ट करें। अगर मिट्टी नरम हो तो वहां पर पीसीसी की मोटाई बढ़ा देना उचित होता है। पीसीसी के लिए आमतौर पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग में M7.5 और M10 कंक्रीट रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। सभी ग्रेड के रेशियोज भी आप वीडियो में देख सकते हैं। इसकी मोटाई कम से कम 3 से 4 इंच होनी चाहिए। पीसीसी में सरिया नहीं होता, जबकि आरसीसी में हम कंक्रीट के साथ में स्टील का जाल बिछाते हैं जो कि टेंशन लोड को सहता है। बिना पीसीसी के अगर आप सीधे आरसीसी करेंगे तो सरिया मिट्टी के संपर्क में आकर जंग पकड़ लेगा और फाउंडेशन फेल हो जाएगी। कॉलम आपके घर की रीढ़ की हड्डी होते हैं। लोग अक्सर पैसा बचाने के चक्कर में या तो कम डायमीटर का सलिया डाल देते हैं या फिर सलियों की संख्या में कमी कर देते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर कॉलम कमजोर हुआ तो आपके घर की स्लैब और आपका घर पूरा नीचे आ सकता है। एक स्टैंडर्ड घर के लिए कॉलम में कम से कम कितने सरिये होने चाहिए और कम से कम कितनी मोटाई के होने चाहिए, इसकी डिटेल हम आगे समझेंगे। इंजीनियरिंग कोड 456/2000 के अनुसार कॉलम के सरिये के लिए कुछ सख्त नियम है जिनका पालन हर मकान मालिक को करना चाहिए। भले कॉलम का शेप रेक्टेंगुलर हो या फिर सर्कुलर, कम से कम 6 सरिये होना मैंडेटरी है। कॉलम में कभी भी 12 mm से कम मोटाई का सरिया इस्तेमाल ना करें। स्टील के ग्रेड का भी ध्यान रखना जरूरी होता है, जो कि सरिये के ऊपर लिखा हुआ होता है। हमेशा Fe 500 या फिर 550D ग्रेड के TMT बार्स का इस्तेमाल करें। रिंग्स के लिए 8 mm के सरिये का इस्तेमाल करें और रिंग्स के बीच की दूरी 6 इंचेस से ज़्यादा ना रखें। कॉलम कास्टिंग करते टाइम सरिये और शटरिंग के बीच 40 mm का कवर ब्लॉक जरूर लगाएं ताकि सरिया बाहर न रहे और उसमें जंग न लगे, नहीं तो जंग आपके सरियों को खत्म कर देगी। तो आज हमने समझा कि घर की नींव की पहली परत यानी पीसीसी और कॉलम का स्टील फ्रेम कितना महत्वपूर्ण है। आप अपने घर के कॉलम्स में कौन सा सरिया इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने भी पीसीसी करवाई है या नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल हो तो नीचे ज़रूर लिखें। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी ऐसी ही टेक्निकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि नए घर की दीवारों में दरारें क्यों आने लगती है या फिर घर में सीलन क्यों आ जाती है? हम अक्सर फिनिशिंग पर तो लाखों खर्च कर देते हैं, लेकिन घर की प्लिंथ और मटेरियल क्वालिटी पर ध्यान देना भूल जाते हैं। ये छोटी सी गलती आपके सपनों के घर को कमज़ोर बना देती है। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। यहाँ हम बात करते हैं सिविल इंजीनियरिंग की उन बारीकियों की जो आपके घर को मजबूत और सुरक्षित बनाती है। ज़मीन के ऊपर घर का जो पहला स्ट्रक्चर होता है उसे हम प्लिंथ कहते हैं। लोग अक्सर इस चक्कर में उस पर ध्यान नहीं देते कि ये तो वैसे भी फर्श से नीचे रहने वाला है। लेकिन याद रखिए, प्लिंथ बीम आपके घर की वो बेल्ट है जो आपके पूरे घर को बांध कर रखती है। अगर इसकी ऊंचाई गलत हुई तो घर में पानी भरने की समस्या, मिट्टी के सेटलमेंट की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। प्लिंथ बीम सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि आपके घर का एक मुख्य लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर है। ये कॉलम के लोड को बराबर भागों में बांटते हैं और मिट्टी के बैठने से दीवारों में आने वाले क्रैक्स को रोकते हैं। प्लिंथ की ऊंचाई हमेशा रोड लेवल से कम 2 से 3 फीट होनी चाहिए ताकि भविष्य में जब रोड दोबारा बने तो आपका घर रोड से नीचे ना आए। प्लिंथ बीम में कम से कम
M20 ग्रेड का इस्तेमाल करना चाहिए और मेन बार्स कम से कम 12 mm के 4 बार होने चाहिए और रिंग्स 8 mm की होनी चाहिए। अगर मिट्टी की बियरिंग कैपेसिटी कम है तो वहाँ पर बीम की गहराई और सरिया बढ़ाना अनिवार्य होता है। पूरे घर का लोड इन्हीं लाल ईंटों पर उठना है। पर क्या आप जानते हैं कि सप्लायर अक्सर फर्स्ट क्लास ईंटों के नाम पर आपको घटिया ईंटें थमा देते हैं। खराब ईंटें न सिर्फ सीमेंट ज़्यादा खाती है बल्कि सालों तक सीलन भी छोड़ती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक एक्सपर्ट इंजीनियर की तरह ईंटों को इन 5 तरीकों से परखें। पहला है साउंड टेस्ट। 2 ईंटों को आपस में टकरा कर देखिए। अगर एक खनक जैसी आवाज़ आती है तो इसका मतलब ईंट पक्की है, और अगर एक दब जैसी दबी हुई आवाज़ आती है तो इसका मतलब कि ईंट कच्ची है और कंस्ट्रक्शन में यूज लेने लायक नहीं है। दूसरा है वाटर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। एक ईंट का वजन करें और उसके बाद उसे 24 घंटे पानी में डालकर रखें। पानी में से निकालने पर उसका वजन 20% से ज़्यादा न बढ़े तो इसका मतलब ईंट आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए सही है। तीसरा है हार्डनेस टेस्ट। ईंट की सतह पर नाखून से खरोंचें। अगर निशान नहीं पड़ता है तो इसका मतलब ईंट अच्छी क्वालिटी की पकी हुई ईंट है। चौथा है ड्रॉप टेस्ट। ईंट को लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से समतल जमीन पर गिरा कर देखें। अगर ईंट नहीं टूटती है तो वो अच्छी है, और अगर वह बिखर जाती है तो इसका मतलब ईंट की क्वालिटी बहुत घटिया है। 5वां टेस्ट है शेप एंड साइज। ईंट के किनारे तीखे और सीधे होने चाहिए। इससे जुड़ाई में मसाला कम लगता है और प्लास्टर में अच्छी फिनिशिंग आती है। क्या आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड ब्रिक का साइज क्या होता है? हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। उम्मीद है कि अब आप प्लिंथ लेवल और ईंटों का चुनाव सही ढंग से कर पाएंगे। अगर आपके मन में भी कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो उन दोस्तों को शेयर करें जो अपना घर बनवा रहे हैं। अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही रहें, सुरक्षित रहें। आपने कभी सोचा है कि एक ही प्रकार के सीमेंट का इस्तेमाल पूरे घर में हर जगह करना आपके घर की उम्र को कम कर सकता है? और क्या आप भी स्लेब और प्लास्टर में सेम सीमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं? और क्या आप भी सोचते हैं कि कवर ब्लॉक का खर्चा फालतू होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपकी लाखों की लागत को बर्बाद होने से बचा सकता है। नमस्कार, मैं हूँ अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहाँ हम बात करते हैं घर बनाने की बारीकियों और सही इंजीनियरिंग की। मार्केट में सीमेंट लेने जाओ तो दुकानदार पूछता है ओपीसी दूं या पीपीसी। लोग अक्सर कंफ्यूज होकर बस ब्रांड का नाम बता देते हैं। पर याद रखिए, एक गलत चुनाव आपकी स्लैब के कास्टिंग में दरार ला सकता है। आपके घर में किस काम के लिए कौन सी सीमेंट अच्छी है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सीमेंट का चुनाव उसकी टेक्निकल प्रॉपर्टीज पर निर्भर करता है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये मजबूती जल्दी पकड़ता है। इस वजह से इसका इस्तेमाल हम कॉलम, बीम और हेवी फाउंडेशंस में कर सकते हैं। यह आमतौर पर 43 और 53 ग्रेड में आता है। इसका इस्तेमाल ऐसी जगह करना चाहिए जहां पर शटरिंग जल्दी हटानी हो। दूसरा है पीपीसी। इसमें फ्लैश मिक्स होता है जिससे इसका सेटिंग टाइम ज़्यादा होता है और ये ज़्यादा टिकाऊ होता है। इसका इस्तेमाल स्लैब और प्लास्टर के लिए किया जा सकता है। इसमें हीट कम निकलती है तो हेडलाइन क्रैक्स का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। अगर आप तराई व्यवस्थित कर सकते हैं तो घरों के लिए पीपीसी एक किफ़ायती और लॉन्ग लास्टिंग विकल्प है। अक्सर सरिये के नीचे ईंट और पत्थर के टुकड़े फंसा दिए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये देसी जुगाड़ आपके घर की नींव को कमजोर कर रहा है? कवर ब्लॉक सिर्फ गेप क्रिएट करने के लिए नहीं, बल्कि आपके घर की सुरक्षा ढाल होता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कंक्रीट कवर वो दूरी है जो सरिये और कंक्रीट की बाहरी सतह के बीच होता है। इसके लिए हमेशा कवर ब्लॉक का इस्तेमाल करें। आइए जानते हैं कि क्यों जरूरी है कवर ब्लॉक। फर्स्ट, कोरेजन प्रोटेक्शन। अगर सरिया बाहर दिखा तो बाहर की नमी की वजह से उसमें जंग लग जाएगी और सरिया सड़ जाएगा। दूसरा है फायर प्रोटेक्शन। अगर सरिया बाहर हुआ तो आग लगने की स्थिति में सरिया गर्म होगा और कंक्रीट को छोड़ देगा। तीसरा है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। यह सुनिश्चित करता है कि सरिये को कंक्रीट अच्छी तरह से पकड़ ले। अब ये जानते हैं कि किस जगह कौन से साइज का कवर ब्लॉक लगेगा। छत के लिए 20 mm, बीम के लिए 25 mm, कॉलम के लिए 40 mm और फाउंडेशन के लिए 50 mm का कवर ब्लॉक जरूर लें। कभी भी ईंट के टुकड़ों का इस्तेमाल न करें क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कंक्रीट से कम होती है।
उम्मीद है कि आप सीमेंट खरीदते वक्त और कास्टिंग के टाइम कवर ब्लॉक्स को लेकर कोई गलती नहीं करेंगे। आपके घर का काम कौन से स्टेज पे चल रहा है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कंस्ट्रक्शन से जुड़ी और भी ऐसी बारीकियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाए, सुरक्षित रहें। क्या आपके घर की दीवारों से प्लास्टर जड़ रहा है या फिर ढलाई के कुछ समय बाद ही छत से पानी टपकने लगा है? हम अक्सर सीमेंट तो महंगा ले आते हैं, लेकिन बालू की क्वालिटी और पानी के सही मिक्सचर पर ध्यान नहीं, और ये एक गलती आपके घर की उम्र को कम कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर, जहां हम घर बनाने की हर छोटी बड़ी बारीकी को इंजीनियरिंग की नजरिए से समझते हैं। मार्केट में नदी की रेत और एमसेंड दोनों मौजूद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्लास्टर के लिए एमसेंड बेस्ट है या फिर नदी की रेत? अगर रेत में सिल्ट या फिर मिट्टी का कंटेंट ज्यादा हो तो प्लास्टर में दरार आना कंफर्म। एक छोटे से क्लास टेस्ट से आप रेत की शुद्धता को चेक कर सकते हैं। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। प्लास्टर की मजबूती पूरी तरह से बालू की क्वालिटी पर टिकी होती है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको साइट पर प्लास्टर होने से पहले चेक करना चाहिए। सबसे पहला है सिल्ट कंटेंट। बालू में 5% से ज्यादा सिल्ट नहीं होनी चाहिए। आप मुट्ठी में बालू लीजिए, यदि बालू छोड़ने के बाद में आपका हाथ गंदा रह जाए तो इसका मतलब कि सिल्ट ज्यादा है। दूसरा है फाइननेस। प्लास्टर के लिए हमेशा फाइन सैंड का इस्तेमाल करें, इससे प्लास्टर में फिनिशिंग अच्छी है। अगर बालू में कचरा या ऑर्गेनिक मैटर दिख रहा है तो इस्तेमाल से पहले उसे अच्छे से छलवाएं। बालू जितनी साफ होगी, सीमेंट के साथ उसकी बॉन्डिंग उतनी अच्छी बनेगी और सीलन का खतरा भी कम होगा। अक्सर काम को आसान बनाने के चक्कर में कंक्रीट में हद से ज्यादा पानी मिला दिया जाता है, जिससे कि मसाला पतला हो जाता है और काम जल्दी हो जाता है। लेकिन याद रखिए, कंक्रीट पर अगर जरूरत से 1 ग्लास पानी भी अगर ज्यादा है तो वो कंक्रीट की मजबूती को 10% तक नीचे गिरा सकता है। कंक्रीट में पानी की सही मात्रा कैसे तय करें, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। इंजीनियरिंग में इसे वाटर सीमेंट रेशियो होता है। कंक्रीट की ताकत इसी सीमेंट और पानी के तालमेल पर टिकी है। आमतौर पर एक बोरी सीमेंट के लिए 25 से 30 लीटर पानी पर्याप्त है, मतलब कि 0.45 से 0.55 का वाटर सीमेंट रेशियो। जब पानी ज्यादा होता है तो सूखने के बाद वो उड़ जाता है और कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे छेद छोड़ देता है, जिससे सीलन की समस्या आती है। काम को आसान करने के लिए मिक्सचर में पानी न मिलाएं, जबकि मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करें। और अगर मिक्सचर फिर भी सूखा लग रहा है तो उसमें आप एक मिक्सचर मिला सकते हैं। घर बनाते समय बस एक बात का ध्यान रखें कि मसाला न तो शहद जैसा पतला हो, न ही पत्थर जैसा बिल्कुल सूखा। साइड पर मसाला कितना गाढ़ा है या पतला, ये चेक करने के लिए हम स्लम टेस्ट करते हैं। और एक बात, मसाला बनाने के लिए हमेशा पीने लायक पानी का इस्तेमाल करें, क्योंकि खारा पानी सरिये में जंग लगा देगा, जो कि आपके घर की ऊँटों को आधा कर देगा। तो अगली बार जब साइड पर मसाला बन रहा हो तो इन बातों का खास ध्यान रखें। अगर कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो से जुड़ें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाए, सुरक्षित। क्या आपको भी लगता है कि जितने ज़्यादा नंबर का सरिया उतना ही आपका घर मजबूत बनेगा, या फिर दुकानदार के कहने पर आप भी कोई केमिकल बस इसलिए मिला रहे हैं क्योंकि सब मिलाते हैं? याद रखिए, गलत ग्रेड का सरिया और गलत केमिकल का इस्तेमाल आपके घर की उम्र को बढ़ाएगा नहीं बल्कि घटा देगा। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर। बाजार में AV 415, AV 500, AV 500T और AV 550T जैसे कई विकल्प मौजूद हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि AV 550T सबसे ज़्यादा महंगा है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा हार्ड सरिया का इस्तेमाल आपके घर को भूकंप के प्रति कम लचीला यानी ब्रिटल बना सकता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। स्टील ग्रेड सिर्फ मजबूती नहीं बल्कि डक्टिलिटी यानी लचीलापन भी दिखाता है। आइए स्टील ग्रेड को डिकोड करते हैं। स्टील ग्रेड में Fe का मतलब आयरन और 415 है तो उसका मतलब उसकी यील्ड स्ट्रेंथ। Fe 500 और Fe 550 में 550 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, लेकिन उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से उसका लचीलापन कम हो जाता है, जो कि भूकंप के समय में बिल्कुल भी मददगार नहीं है। क्योंकि भूकंप के समय शरीर को थोड़ा मोड़ना चाहिए और Fe 550 ज़्यादा कठोर होने की वजह से उतना मोड़ नहीं पाता, इसीलिए Fe 500 भी घरों के लिए आइडियल माना जाता है, क्योंकि यह मजबूती और लचीलेपन का सही बैलेंस है। यदि आप साधारण घर बना रहे हैं
तो Fe500D का इस्तेमाल करना काफ़ी है। Fe550 का इस्तेमाल ब्रिजेस और कमर्शियल बिल्डिंग्स में ज़्यादा होता है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या कंक्रीट में केमिकल मिलाना ज़रूरी है। कुछ लोग इसे सिर्फ पैसे की बर्बादी मानते हैं, लेकिन सच तो यह है कि सही केमिकल आपके कंक्रीट की डेंसिटी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं और सीलन की भी छुट्टी कर सकता है। लेकिन इसे मिलाने का एक सही तरीका और लॉजिक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। कंक्रीट केमिकल्स को इंजीनियरिंग की भाषा में एडमिक्सचर्स कहते हैं। इनके इस्तेमाल के फायदे ये हैं। एडमिक्सचर्स कंक्रीट में पानी की मात्रा को कम रखते हुए कंक्रीट को फैलने में मदद करता है, जिससे कंक्रीट घना यानी डेंस बनता है। अगर कंक्रीट डेंस होगा तो उसमें हवा के बुलबुले यानी वॉइड्स कम होंगे। इससे भविष्य में सरिये में जंग लगने का खतरा खत्म हो जाता है। अगर गर्मी चाहता है या फिर आपको जल्दी शटरिंग खोलनी है तो रिटार्डर्स या फिर एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कंक्रीट के सेटलिंग टाइम को कम कर देता है। हमेशा सीमेंट के वजन के हिसाब से केमिकल मिलाएं, लगभग 200 ml प्रति बोरी, क्योंकि ज़्यादा केमिकल का इस्तेमाल भी कंक्रीट को कमजोर बना सकता है। तो अगली बार जब आप मटेरियल खरीदें तो दुकानदार की बातों में न आए, इंजीनियरिंग लॉजिक का इस्तेमाल करें। अगर आपके मन में सरिये के ग्रेड या फिर केमिकल को लेकर कोई भी प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि आपके घर की सबसे मजबूत कड़ी यानी आपकी छत सिर्फ आधे इंच की गलती से कमजोर पड़ गई है? क्या आप जानते हैं कि आपके घर के अंदर छत में दिखने वाले छोटे छोटे छेद आपके घर की उम्र को आधा कर सकते हैं? नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम घर बनाने से जुड़ी हर बात को बारीकी से समझते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि छत की मोटाई कितनी रखें। एक मजबूत घर के लिए छत की मोटाई कम से कम 5 इंच रखें। अगर इससे पतली छत ली तो वहां पर छत में पंखा लगाने पर छत कांपेगी और ऊपर चलने पर भी वाइब्रेशंस होंगे। लेकिन ध्यान रखें, छत की मोटाई 6 इंच से ज़्यादा न हो, वरना बेवजह सरियों का वजन बढ़ेगा। अब कहाँ 5 इंच की छत डालनी और कहाँ 6 इंच की, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए, सिर्फ छत की थिकनेस बढ़ा देने से मजबूती नहीं बनती। IS कोड 456 के अनुसार एक रेजिडेंशियल हाउस की छत के लिए 5 इंच की थिकनेस काफ़ी होती है और छत डालते समय सरिये के नीचे 20 mm का पावर ब्लॉक जरूर है। अगर सरिया नीचे दिखने लगा तो सरिये में जंग लग जाएगी और छत जल्दी खत्म हो जाएगी। अगर छत की मोटाई 5 इंच से कम ली तो बीच में से डिफ्लेक्ट यानी बीच में से लटक जाएगी। अगर आपके घर का 15 बाई 20 से भी बने हैं तब जाकर आप साइज बढ़ाने की सोचें, वरना 5 इंच पर्याप्त है। छत कॉलम और बीम में दिखने वाले मधुमक्खी के 36 जैसे छेद यानी हनी कॉम्बिंग आपके घर के लिए कैंसर की तरह होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है वाइब्रेटर का सही इस्तेमाल न करना और गिट्टी का ज़्यादा इस्तेमाल। अगर छेद दिख रहे हैं तो सरिया हवा के संपर्क में आएगा और जंग पकड़कर जल्दी खत्म हो जाएगा। इसे रोकने का इंजीनियरिंग तरीका क्या है, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। हनी कॉम्बिंग को नज़रअंदाज करना यानी अपने घर को कमजोर बनाना। इसे रोकने के लिए ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। मसाले में पानी और सीमेंट का अनुपात सही रखें। अगर मसाला ज़्यादा सूखा हुआ तो हर कोने में नहीं पहुंचेगा और अगर मसाला बहुत ज़्यादा गीला हुआ तो सीमेंट को बाहर ले जाएगा। शटरिंग पर हथौड़े से हल्की हल्की चोट करें ताकि कंक्रीट किनारों तक सेट हो जाए और फिनिशिंग स्मूथ आए। सरियों के बीच कम से कम इतनी जगह छोड़ें कि 20 mm की गिट्टी आराम से आर पार हो जाए। अगर हनी कॉम्बिंग हो गई है तो सिर्फ सीमेंट के घोल का इस्तेमाल सही नहीं होता। इसके लिए ग्राउट या फिर माइक्रो कंक्रीट का इस्तेमाल करें। उम्मीद है कि आप कॉलम, बीम और स्लैब कास्टिंग के समय इन पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। क्या आपके घर के निर्माण में वाइब्रेटर का सही इस्तेमाल हो रहा है? मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि छत डालने के बाद सिर्फ उसे पानी देना ही काफ़ी नहीं होता। यदि आपने चाल बांधने में एक छोटी सी गलती या फिर शटरिंग खोलने में जल्दबाजी दिखाई तो आपकी छत में डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जो कि बाद में दरारों का कारण बनता है। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम बात करते हैं घर बनाने से जुड़ी बारीकियों की। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि छत का जाल बांधते समय मिस्त्री कोनों पर से सरियों को ऊपर की तरफ क्यों उठा देते हैं? इसे इंजीनियरिंग में बेंट अप बार या फिर क्रैंक बार कहा जाता है। कई लोग इसे फिजूल खर्ची मानकर सरिया सीधा डलवा लेते हैं, लेकिन ये आपकी छत की मजबूती के लिए हड्डियों जैसा काम करता है। अगर कोनों पर सरिया नहीं मुड़ा होगा तो लोड पड़ते ही छत कोनों से उखड़ सकती है। आइए बेंट अप बार क्यों ज़रूरी है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। छत पर जब वजन बढ़ता है तो बीच में पॉजिटिव मूवमेंट और कोनों पर नेगेटिव मूवमेंट लगता है। इसे आसान भाषा में इसे समझें। कंक्रीट दबाव तो झेल लेता है,
लेकिन खिंचाव में कमज़ोर होता है। छत के बीच में खिंचाव नीचे की तरफ होता है, इसलिए वहाँ सरिया नीचे की तरफ देते हैं। लेकिन दीवारों के पास छत ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करती है, इसलिए वहाँ ऊपर की तरफ क्रैक दिया जाता है। ये छत को शियर फोर्स से बचाता है। अगर वेंटम बार नहीं दिए तो कोनों में से क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे। इसमें कम सरिये में ज़्यादा मजबूती मिलती है, क्योंकि हम सरिये का इस्तेमाल सिर्फ वहीं कर रहे हैं जहाँ तनाव ज़्यादा है। अक्सर काम जल्दी पूरा करने के चक्कर में शटरिंग को बहुत जल्दी खोल दिया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कंक्रीट अपनी पूरी स्ट्रेंथ कब हासिल करता है? अगर शटरिंग खोलने में ज़्यादा जल्दी दिखाई तो छत उम्र भर के लिए कमजोर हो जाएगी। इसका एक फिक्स्ड कैलकुलेशन है, आईएस को हम डिटेल में समझते हैं। आईएस कोड 456 के अनुसार शटरिंग हटाने का समय मौसम और कंक्रीट के ग्रेड पर निर्भर करता है। बीम या कॉलम की साइड शटरिंग को आप 16 से 24 घंटे में हटा सकते हैं। अगर स्लेब 4.5 मीटर से कम लंबी है तो कम से कम 7 दिन, और अगर स्लेब 4.5 मीटर से ज़्यादा लंबी है तो कम से कम 14 दिन के बाद ही शटरिंग खोलें। अगर सर्दी का मौसम है तो इन दिनों में 2 से 3 दिनों में बढ़ा देने चाहिए, क्योंकि सर्दी में कंक्रीट धीरे से होता है। और अगर स्लेब डाल रहे हैं तो उसकी शटरिंग को कम से कम 14 दिन रखें। तो अगली बार जब छत डलवाएं तो इन बातों का खास ध्यान रखें। क्या आपके घर की छत में भी दरारें दिख रही हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट सेक्शन में हाँ ज़रूर लिखें, मैं उसका टेक्निकल सॉल्यूशन दूंगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उनके साथ जो भी अपना घर बनवा रहे हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि दीवारों पर सिर्फ पाइप से पानी छिड़क देना ही तराई नहीं होती? और क्या आप भी परेशान हैं उस सीलन से जो कि आपके घर के महंगे से महंगे पेंट को खराब कर देगी है? तो बने रहिए इस वीडियो में। आज हम इन दोनों समस्याओं का परमानेंट सॉल्यूशन लेकर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम बात करते हैं घर बनाने की छोटी सी छोटी बारीकियों की, ताकि आपका घर रहे हमेशा के लिए सुरक्षित। घर बनाने का मतलब सिर्फ सीमेंट और ईंट जोड़ना नहीं होता। सीमेंट को अपनी पूरी ताकत पाने के लिए क्यूरिंग यानी तराई की आवश्यकता होती है। लोग समझते हैं कि बस पानी डाल दिया तो मतलब काम हो गया, लेकिन तराई का भी एक साइंटिफिक समय और तरीका होता है। अगर इसमें गलती हुई तो आपका घर अंदर से खोखला रह जाएगा और घर के अंदर दरारें आ जाएगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। तराई को ऐसे समझिए जैसे शरीर को पानी की आवश्यकता होती है, वैसे कंक्रीट को भी पानी की आवश्यकता होती है। कंक्रीट डलने से 8 से 12 घंटे के बाद जब छत सूखने लगे तब तराई कर देनी चाहिए। ओपीसी में कम से कम 7 से 10 दिन और पीपीसी में कम से कम 14 दिन के लिए तराई करनी चाहिए। छत की तराई के लिए पॉन्डिंग का तरीका अपनाएं, यानी छोटी छोटी क्यारियां बनाकर उनमें पानी भर दें। कॉलम के लिए जूट की बोरियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि सीधे पाइप से पानी डालने पर पानी बह जाता है। अगर तराई सही से नहीं हुई तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ 30 से 40% तक गिर सकती है। क्या आपके घर की दीवारों पर भी नीचे से सीलन चढ़ रही है? तो इसका मतलब ये है कि आपके घर पे या तो पीपीसी नहीं डाली गई, या फिर अगर डाली गई है तो उसे गलत तरीके से डाला गया है। डीपीसी आपके घर की वाटरप्रूफ शील्ड है, जो ज़मीन की नमी को दीवार तक पहुंचने से रोकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। डीपीसी का मतलब है डैम प्रूफ कोर्स। डीपीसी को दीवारों के बेस पर, जहाँ से ईंटों की जुड़ाई शुरू हो रही है, वहाँ डाला जाता है। डीपीसी की मोटाई 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए। इसमें M15 या फिर M20 ग्रेड के कंक्रीट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और साथ में कोई भी वाटरप्रूफिंग केमिकल जरूर मिलाना चाहिए। कंक्रीट की लेयर सूखने के बाद उस पर बिटुमिन की एक पतली परत चढ़ाना सोने पर सुहाना होता है। यह नमी को पूरी तरह से ब्लॉक कर देता है। डीपीसी जमीन के पानी को कैपिलरी एक्शन के थ्रू दीवारों से ऊपर की तरफ चढ़ने से रोकता है, जिससे सीलन की समस्या कभी नहीं आती। तो अगली बार जब घर का काम हो रहा हो तो डीपीसी और तराई में सावधानी जरूर बरतें। क्या आपके मिस्त्री ने आपके घर में डीपीसी डाली है? हमें कमेंट सेक्शन में हाँ या ना लिख कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। लाखों रुपए लगाकर आपने घर बनाया, लेकिन प्लास्टर की बारीक दरारें और घर के नीचे से आने वाला दीमक आपके घर को पूरा खोखला कर रहे हैं। सोचिए कैसा लगेगा आपको। क्या आपका घर सच में सुरक्षित है? नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। आज हम बात करेंगे घर के सबसे बड़े दुश्मन जो दिखने में छोटे हैं, प्लास्टर की दरारें और घर के अंदर आने वाली दीमक के पक्के इलाज के बारे में, जो आपके घर को सालों साल नया रखेगा। क्या आपके घर की नई दीवारों पर भी बाल जैसी पतली पतली दरारें आ रही हैं और आप सोच रहे हैं कि पेंटर उसे पुट्टी से ठीक कर देगा? लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। ये दरारें सीमेंट और रेत के सही मिक्सचर न होने से और सही तराई न करने के कारण आती है। अगर आज इन्हें नहीं रोका तो कल सीलन आपके पूरे घर को बर्बाद कर देगी। इसे कैसे रोका जा सकता है?
आइए इसको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, प्लास्टर में ये दरारें क्यों आती है और इन्हें रोकने का सबसे आसान तरीका क्या है, आइए इसको 4 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, सीमेंट और सैंड का सही रेशियो। जैसे चाय में चीनी ज़्यादा हो जाए तो चाय खराब हो जाती है ना, वैसे ही अगर प्लास्टर करते वक्त सीमेंट और सैंड का सही रेशियो नहीं है, सीमेंट अगर ज़्यादा है तो दीवारों में बारीक दरारें ज़रूर आती हैं। इसलिए अंदर के प्लास्टर के लिए 1/4 का रेशियो और बाहर के प्लास्टर के लिए 1/6 का रेशियो सीमेंट और सैंड का रखना चाहिए। नंबर 2, चिकन मेश का इस्तेमाल। जहाँ भी ईंट की दीवार और कंक्रीट का कॉलम मिलते हैं वहाँ पर चिकन मेश का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये दोनों को मजबूती से जोड़ी रखती है और जॉइंट्स पर कभी दरारें नहीं आने देती। नंबर 3, क्यूरिंग यानी सही तराई। प्लास्टर के बाद 7 से 10 दिन सुबह और शाम तराई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि सीमेंट को अपनी पूरी ताकत को पाने के लिए भरपूर तराई की आवश्यकता होती है। नंबर 4, सिल्ट कंटेंट। प्लास्टर में इस्तेमाल होने वाली रेत में कभी भी 5% से ज़्यादा सिल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए। सिल्ट कंटेंट मतलब रेत में मिट्टी की मात्रा। इसको चेक करने का भी एक तरीका है, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपको वो तरीका भी बताएंगे। अगर रेत गंदी होगी तो प्लास्टर पपड़ी बनकर झड़ने लगेगा, इसलिए हमेशा सही रेत का इस्तेमाल करें जिसमें सिल्ट कंटेंट 5% से कम हो। दीमक को साइलेंट किलर कहा जाता है। ये नीचे ज़मीन से आती है और महंगे फर्नीचर, दरवाज़ों, चौखटों को अंदर से पाउडर बना देती है। लोग घर बनने के बाद में पेस्ट कंट्रोल करवाते हैं, जो कि सरासर पैसे की बर्बादी है। इसका असली इलाज तो घर की नींव डलते समय होता है। आइए, क्या है इसका असली इलाज, डिटेल में समझते हैं। दीमक से अपने घर को हमेशा के लिए सेफ रखने के लिए आपको 3 स्टेजेस पर ATT यानी एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करना आवश्यक है। स्टेज 1, नींव की खुदाई पर। जब घर की नींव खुदे तो कंक्रीट डालने से पहले पूरी जगह पर दवाई को पानी में मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। जब प्लिंथ लेवल के बीम लग जाए, उसके बाद मिट्टी का भरा हो जाए, तब मिट्टी के ऊपर सतह पर एक बार और एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिक्विड का पूरी तरह से छिड़काव कर दें। PCC होने से पहले ये करने से आपके घर के अंदर दीमक का आना बिल्कुल रुक जाएगा। स्टेज 3, घर के बाहरी दीवारों पर जहाँ पर दीवार और मिट्टी आपस में मिलते हैं वहाँ पर 1-1 फीट के गड्ढे करके घर के चारों तरफ से एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट डाला जाता है। यह आपके पूरे घर को सुरक्षा कवच प्रदान करता है। हमेशा याद रखें, घर बनने के बाद दीमक का इलाज करना मुश्किल और महंगा होता है, लेकिन घर बनने से पहले प्लिंथ लेवल पर किया गया इलाज 100% असरदार और काफ़ी किफ़ायती होता है। तो दोस्तों, क्या आपने अपने घर में मुर्गा जाली यानी चिकन मेश का इस्तेमाल किया था, या फिर आपने भी नींव के अंदर एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट करवाया है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि अगर सही तरीके से तरी न की जाए तो करोड़ों में बनाया हुआ मकान भी ताश के पत्तों की तरह ढेर हो सकता है? और इंटीरियर करवाते समय दीवारों पर पेंट करवाना ज़्यादा बड़ी समझदारी है या फिर वॉलपेपर लगवाना? एक गलत फैसला और आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे। क्या मकान बनाने में आपका कॉन्ट्रैक्टर सही तरीका अपना रहा है? नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आपके घर के लिए पेंट ज़्यादा अच्छा है या फिर वॉलपेपर, और तराई करने के सही तरीके के बारे में। ज़्यादातर मकान मालिक सोचते हैं कि ईंट की दीवार बनने के बाद 2 से 4 दिन की तराई काफ़ी होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी लापरवाही है। सीमेंट को अपनी मजबूती को पाने के लिए एक केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए नमी की खास ज़रूरत पड़ती है। अगर तराई में चूक हुई तो दीवारें अंदर से खोखली बन जाएगी। आइए दीवारों की तराई को डिटेल में समझते हैं। ईंटों की जुड़ाई के बाद तराई करने का एक फिक्स्ड नियम है। आइए इसको 4 पॉइंट्स में समझते हैं। नंबर 1, तराई की सही शुरुआत। दीवार बनने के 24 घंटे बाद तराई की शुरुआत कर देनी चाहिए। मसाला सेट होने के बाद सीमेंट को तराई की आवश्यकता पड़ती है। पॉइंट नंबर 2 है, कितने दिन तक तराई करें। सामान्य मौसम में OPC सीमेंट है तो 7 से 8 दिन की तराई काफ़ी होती है, लेकिन अगर मिक्स PPC सीमेंट है या फिर गर्मी ज़्यादा है तो उस समय में 14 दिन की तराई सीमेंट को मजबूती पाने के लिए ज़रूरी होती है। पॉइंट नंबर 3, कितनी बार तराई करें। लोग सोचते हैं कि बस एक बार तराई करना काफ़ी होता है। गर्मी के दिनों में कम से कम 3 से 4 बार और सर्दी के दिनों में कम से कम 2 से 3 बार की तराई ज़रूरी होती है। पॉइंट नंबर 4 है, ईंटों को अच्छे से भिगोना जुड़ाई से पहले। याद रखिए, दीवार बनाने से पहले ईंटों को पानी के टैंक में अच्छे से भिगो कर रखें। अगर ईंट सूखी हुई तो मसाले का सारा पानी ईंट सोख लेगी और मसाला अंदर से कमज़ोर हो जाएगा। घर के अंदर की दीवारों पर पेंट करवाएं या फिर वॉलपेपर लगवाएं। वॉलपेपर लगाने में समय भी कम लगता है और ट्रेंडी भी लगते हैं।
लेकिन पेंट करने में समय ज़्यादा लगता है। पर बात जब सालों साल मजबूती की आती है तो कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, जिसे चुनकर आप लाखों रुपए बचा सकते हैं? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। पेंट और वॉलपेपर के बीच के अंतर को हम 4 पॉइंट्स में पेंट, लाइफ और मेंटेनेंस, इन आधार पर आगे समझेंगे। पहला पॉइंट है लाइफ। अगर आपकी दीवारों में थोड़ी भी सीलन है तो वॉलपेपर जैसे ही सील के संपर्क में आएगा वैसे ही फंगस हो जाएगी या फिर वॉलपेपर वहां से निकलना चालू हो जाएगा। और अगर आप अच्छा पेंट करवाते हैं तो कम से कम 5 से 7 साल आराम से चल जाएगा, अगर आपके घर में सीलन भी है तो। पॉइंट नंबर 2 है लागत। लगाते टाइम वॉलपेपर पेंट से महंगा पड़ता है और इसे आप कुछ सालों में अपने बजट के हिसाब से बदल भी सकते हैं। पॉइंट 3 है लगने वाला समय। वॉलपेपर 3 से 4 घंटों में लग जाता है और न ही कोई गंदगी होती है न ही कुछ, बल्कि पेंट करने के लिए पुट्टी, प्राइमर वगैरह में समय ज़्यादा जाता है और इसमें 6 से 7 दिन लग जाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में हमने दिया है बेस्ट सोल्यूशन। आप ऐसा कर सकते हैं कि 3 दीवारों पर मजबूत पेंट करवाएं। एक दीवार या तो बेडरूम की हो या फिर लिविंग रूम की, उस दीवार पर डिजाइनर वॉलपेपर लगवाएं। वो देखने में भी क्लासी लगेगा और आपकी सारी दीवारों में लगने वाला पैसा भी कम हो जाएगा। तो दोस्तों, आप अपने घर की दीवारों पर क्या करवाने की सोच रहे हैं, पेंट या फिर वॉलपेपर? और आपकी साइट पर ठेकेदार कितने दिनों में तैयारी कर रहा है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका भी कोई दोस्त घर में पेंट करवा रहा है या फिर घर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। आज के समय में सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है? लोग सोचते हैं कि घर बनाना महंगा हो गया है, लेकिन 70% लोग अपने घर का बजट खुद अपने हाथों से बिगाड़ लेते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जहां हम बात करते हैं घर बनाने की बारीकियों के बारे में। अगर आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है और आप सोच रहे हैं कि आपका घर 2026 में कितने पैसे में बनेगा, और अगर आप 1200 से 1300 रुपये स्क्वायर फीट लेकर चल रहे हैं तो आप अपने बजट से 30 से 40% तो पहले से ही बाहर हो चुके हैं। असल खर्च कंस्ट्रक्शन नहीं बल्कि हिडन डिसीजंस में छुपा होता है, मटेरियल चॉइस, स्ट्रक्चर डिजाइन और लेबर इफिशियंसी पर। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए इसको कुछ पॉइंट्स में समझते हैं। पहला है बेसिक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। फर्स्ट वन नॉर्मल कंस्ट्रक्शन, सेकेंड मिड क्वालिटी और थर्ड प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के लिए 1600 से 1700 रुपये स्क्वायर फीट, मिड क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए 2200 से 2400 रुपये स्क्वायर फीट और प्रीमियम क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के लिए 2800 से 3000 रुपये स्क्वायर फीट। ये रेट आपको लेकर चलना है। मतलब 1000 स्क्वायर फीट का घर कहीं 16 लाख में बन जाता है तो कहीं पर 30 लाख से ऊपर चला जाता है। वो आपकी क्वालिटी प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड पॉइंट है कॉस्ट ब्रेकअप। इसमें हमने कॉस्ट को अलग अलग भागों में बांटा है। पहला है फाउंडेशन प्लस आरसीसी, इसमें 35 से 40% पैसा खर्च होता है। दूसरा है वर्क प्लस प्लास्टर, इसमें 20 से 25% पैसा खर्च होता है। तीसरा है फिनिशिंग, इसमें 25 से 30% पैसा खर्च होता है। चौथा है इलेक्ट्रिकल प्लस प्लम्बिंग, इसमें टोटल कंस्ट्रक्शन का 8 से 10% पैसा खर्च होता है। और लोग एक बहुत बड़ी भूल ये भी करते हैं कि स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी पर ध्यान नहीं देते बल्कि फिनिशिंग में ज्यादा पैसा खर्च कर देते। पॉइंट नंबर 3 है रियल हिडन कॉस्ट। कंस्ट्रक्शन होने के बाद डिजाइन में चेंजेस करना, इससे आपका कंस्ट्रक्शन वापस रुकेगा और वापस बनेगा, रीडिजाइन होगा, तो वहां पर आपका पैसा वापस लगने वाला है। और अगर आपने कॉन्ट्रैक्टर अच्छा सेलेक्ट नहीं किया तो वो आपका पैसा हवा में ऐसे ही उड़ा देगा। ये दो चीजें आपका 20 से 25% बजट कब बढ़ा देगी आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 4 है स्मार्ट ओनर रूल। फर्स्ट है डिजाइन बिफोर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के शुरू होने से पहले ही अपने पूरे घर को डिजाइन कर लें। सेकेंड है क्वांटिटी एस्टिमेशन कंपलसरी। एक क्वांटिटी एस्टिमेशन आप अगर पहले कर लेते हैं तो आपका बजट वैसे ही बहुत ज़्यादा नहीं जाता, और अगर कहीं ज़्यादा लग रहा है तो वहाँ पर आप आपके कॉन्ट्रैक्टर को बोल सकते हैं कि हमारा जो क्वांटिटी एस्टिमेशन है ये था तो ये बजट बढ़ा कैसे। यदि आपका क्वांटिटी पहले से एस्टिमेट नहीं था तो आप ना तो कॉन्ट्रैक्टर को कुछ बोल पाएंगे और अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। नंबर 3 है मटेरियल ग्रेड को स्टैंडर्ड रखें। जहाँ अपग्रेड की जरूरत नहीं है वहाँ अपग्रेड ना करें। इसको आसान भाषा में ऐसे समझे कि जहाँ 12 mm का सरिया लगना है वहाँ 12 mm का ही लगे। किसी के कह देने भर से आप 12 की जगह 16 mm ना लगे, क्योंकि वो आपके बजट को बढ़ा देगा। जहाँ सीमेंट की जितनी जरूरत है उतना ही सीमेंट डालें। 15 से 20%, 20 से 30% कैसे बढ़ा देगी पता भी नहीं चलता, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आपके बजट में भारी बदलाव ला सकती हैं। चौथा है साइट सुपरविजन को रेगुलर रखें। एक इंजीनियर को साइट सुपरविजन के लिए रेगुलर अपनी साइट पर बुलाएं। उससे आपके कॉन्ट्रैक्टर पर भी सही काम करने का दबाव रहेगा और आपका मटेरियल वेस्टेज भी नहीं होगा। एक सबसे बड़ा झूठ जो आपको बताया जाता है वो है सस्ता घर मतलब कि कमजोर घर। पर सच ये है कि प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से आप सस्ते से सस्ते घर को भी एक अच्छी क्वालिटी मेंटेन करा सकते हैं।
और स्ट्रेंथ 100% रहेगी। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब ध्यान से समझो, पैसा बचाना मतलब कि मटेरियल कम करना नहीं होता। पैसा बचाने के लिए जो चीज़ें हमें कंस्ट्रक्शन के समय ध्यान रखनी चाहिए वो इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, डिज़ाइन ऑप्टिमाइजेशन। कॉलम्स का ग्रिड प्रॉपर रखें, एक्स्ट्रा बीम्स को अवॉइड करें, स्टैंडर्ड रूम साइज को फॉलो करें। सिर्फ और सिर्फ इन 3 पॉइंट्स से आपके घर के कंस्ट्रक्शन के बजट में 8 से 12% फर्क देखने को मिलेगा। पॉइंट नंबर 2 है मटेरियल सिलेक्शन। सीमेंट ISI सर्टिफाइड लो, स्टील FE 550D या फिर 500 लें, सैंड लोकल अप्रूव्ड कॉन्ट्रैक्टर से लें। चीप मटेरियल लेना फ्यूचर में रिपेयर कॉस्ट को बढ़ाना। पॉइंट नंबर 3 है लेबर इफिशियंसी। स्किल्ड लेबर लाएं और सुपरविजन कंपलसरी करें, इससे आपका मटेरियल वेस्टेज कम हो। और अनप्लान्ड अगर वर्क है तो 15% लॉस आपका उस गारंटीड है। पॉइंट नंबर 4 है स्मार्ट सेविंग जोन, जहाँ पर आप बचत कर सकते हैं। फैंसी एलिवेशंस पे ज़्यादा डिज़ाइन देने पर आपका बजट वैसे ही बढ़ जाता है। वहाँ पर आपको मटेरियल तो एक्स्ट्रा लगता ही है, साथ के साथ आपके कॉन्ट्रैक्टर भी आपसे ज़्यादा चार्ज करते हैं। एक्सेस फॉल्स सेलिंग और अननेसेसरी मार्बल का यूज़। देखिए, सेविंग तभी वैलिड है जब स्ट्रक्चर की लाइफ कॉम्प्रोमाइज ना हो, अदरवाइज वो सेविंग नहीं, फ्यूचर लाइबिलिटी है। अगर आपको अपने घर का बजट प्लान और प्लानिंग समझनी है तो कमेंट में लिखे बजट प्लान और अपने प्लॉट का साइज ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने लेबर को काम दे दिया लेकिन बाद में लेबर ने रेट बढ़ा दिए और काम अधूरा छूट गया? और क्या आपने भी अपने घर का नक्शा बनवा लिया है पर अब समझ नहीं आ रहा है कि घर कैसा बनेगा? यही 2 गलतियां जो घर बनाने में 80% लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं हमारी खास सीरीज निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय, जिसमें आज हम सीखेंगे नक्शा देखना और वर्क एग्रीमेंट बनाना। साइट पर सबसे बड़ा झगड़ा कभी काम को लेकर नहीं होता, झगड़ा होता है कि बोला क्या गया था और समझा क्या। बहुत सारे लोग सिर्फ बातचीत करके लेबर को काम दे देते हैं और बाद में रेट, क्वालिटी और टाइम सब बदल जाता है। याद रखिए, अगर कोई चीज़ लिखी नहीं गई है तो वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसीलिए तो सरकारी वर्क्स में सबसे पहले वर्क ऑर्डर एग्रीमेंट बनता है। हम इसे अपने घर के काम में कैसे लागू कर सकते हैं, आइए इसको डिटेल में समझते हैं। आइए अब इसे हम प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। काम चालू करने से पहले वर्क एग्रीमेंट ज़रूर करना है। आइए देखते हैं कि इसमें लिखना क्या है। सबसे पहले वर्क स्कोप लिखो, क्या काम होगा, प्लास्टर, स्लैब, फ्लोरिंग, कितना एरिया रहेगा, कितनी क्वांटिटी रहेगी, मटेरियल किसका होगा, लेबर का या फिर ओनर का। सिंपल रूल है, जितना क्लियर जो होगा उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे। दूसरा, रेट फाइनल होना चाहिए। पर क्यूबिक मीटर रहेगा, पर स्क्वायर मीटर रहेगा या फिर पर डे का रेट रहेगा। और जो काम एक्स्ट्रा है उसे अलग से मेंशन करो, वरना बाद में हर एक्स्ट्रा काम के लिए झगड़ा होगा। तीसरी चीज़, टाइम लिमिट फिक्स करो, स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा और डिले होने पर क्या होगा, वो सारा कुछ एक पेज पे मेंशन करो, क्योंकि काम के डिले होने से कॉस्ट और स्ट्रेस दोनों बढ़ते हैं। चौथा है, मटेरियल की क्वालिटी डिफाइन करो, सीमेंट ग्रेड, OPC या PVC, ब्रिक की क्वालिटी कौन सी होगी और तराई कितने दिनों तक होगी, क्योंकि अगर क्वालिटी डिफाइन नहीं करी तो सब अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से काम करेंगे। पांचवा, पेमेंट स्ट्रक्चर लिखो, एडवांस कितना मिलेगा, रनिंग बिल कितने बनेंगे और फाइनल पेमेंट कितना होगा, क्योंकि अगर कैश फ्लो क्लियर नहीं होगा तो काम बीच में ही रुक जाएगा। छठी बात, पेनल्टी क्लॉज ज़रूर लिखो, डिले होने पर क्या पेनल्टी होगी और क्वालिटी ख़राब होने पर क्या डिडक्शन होगा। यही क्लॉज डिसिप्लिन लाता है। साइट पर इमोशन नहीं, सिस्टम चलता है। रिटर्न एग्रीमेंट इज़ स्ट्रॉन्गर देन वर्बल ट्रस्ट। ये हर प्रोजेक्ट के लिए गोल्डन रूल है। बहुत से लोग घर का नक्शा देखने में सोचते हैं कि ये तो सिर्फ इंजीनियर के समझ में आएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपको 3 बेसिक चीज़ें बताएं तो आप भी अपने घर का नक्शा आसानी से समझ सकते हैं। स्केल, सिंबल और लेआउट फ्लो। पर सबसे बड़ी गलती ये होती है कि लोग सीधे रूम के डायमेंशंस में चले जाते हैं और इसी वजह से साइट पर काम बिगड़ता है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब इसे आसान भाषा में समझो। सबसे पहला, स्केल। ड्राइंग असली में घर का छोटा वर्जन होता है। कहीं पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 फीट होता है तो कहीं 1 मीटर, और इसी से पता चलता है कि असली साइज़ क्या है। अगर आपने स्केल को गलत समझा मतलब कि पूरा घर या तो डायमेंशन में ज़्यादा हो जाएगा या फिर छोटा। नंबर 2, सिम्बल्स को पहचानो। कर्व्ड आर्क लाइन है मतलब कि डोर, पैरेलल थिन लाइन है तो मतलब कि विंडो, थिक लाइन्स है मतलब कि वॉल, और कहीं स्टेप पैटर्न दिख रहा है तो मतलब वहाँ पर स्टेयरकेस है। ये इंजीनियरिंग लैंग्वेज है ड्राइंग की। नंबर 3 है, रूम के फ्लोस को समझो। एंट्री कहाँ है, एग्ज़िट कहाँ है, ड्राइंग रूम में एंट्री कहाँ से है, उसमें से एग्ज़िट्स कितनी है, किचन कहाँ है, बेडरूम कहाँ है। घर का सबसे अच्छा नक्शा वही है जिसमें अच्छा फ्लो हो। नंबर 4, वेंटिलेशन और डायरेक्शन। किचन में वेंटिलेशन होना ज़रूरी है, बाथरूम को बेडरूम के पास होना चाहिए,
नॉर्थ डायरेक्शन को पूरा ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, और बिना वेंटिलेशन के घर पूरा बंद डिब्बे जैसा हो जाता है। नंबर 5, कॉमन मिस्टेक्स। सिर्फ डिज़ाइन देखकर इम्प्रेस होना, स्केल को इग्नोर करना, डायरेक्शंस पर ध्यान नहीं देना, ये मिस्टेक्स फ्यूचर में प्रॉब्लम्स बनती हैं। अगर आप याद रखें स्केल, सिंबल और फ्लो को, तो 70% नक्शा आप खुद समझ सकते हैं बिना किसी इंजीनियर की हेल्प के। आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि कॉन्ट्रैक्ट चलता है सिस्टम से, और हाउस डिज़ाइन समझ में आएगी स्केल, सिंबल और फ्लो की अंडरस्टैंडिंग से। आपको क्या ज़्यादा मुश्किल लगता है, नक्शा पढ़ना या फिर कॉन्ट्रैक्टर हैंडलिंग? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही साइज़ का घर बनाने में किसी का बजट पे काम हो जाता है तो किसी का बजट से 20 लाख ऊपर निकल जाता है, और उस वजह से अधूरा पड़ा रहता है? ये फ़र्क आता है गलतियों और गलत डिसीजन से। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये गलतियाँ खुद करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ अजय विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं मेरी खास सीरीज़ निर्माण ज्ञान विद इंजीनियर अजय। आज मैं आपको घर बनाने में होने वाली गलतियों के बारे में बताऊँगा जो एक ओनर बिना नॉलेज के खुद करता है। घर बनाना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन लोग इसे सबसे ज़्यादा इमोशन के साथ करते हैं, लॉजिक के साथ नहीं। और यहीं से शुरू होती है गलतियाँ, जैसे बिना नक्शे के घर बनाना, सस्ता रेट देखकर कॉन्ट्रैक्टर चुनना, मटेरियल की क्वालिटी को इग्नोर करना, सुपरविज़न नहीं करना, और काम चालू होने के बाद भी डिज़ाइंस बदलते रहना। ये 5 मिस्टेक आपके पूरे घर के बजट को हिला सकती है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं बिना नक्शे के कंस्ट्रक्शन चालू करना, ये सोच कर के बाद में बदल लेंगे, लेकिन बाद में आरसीसी, वॉल्स, प्लम्बिंग सब कुछ डिस्टर्ब होता है। एज रिजल्ट कॉस्ट और टाइम दोनों बढ़ते हैं। दूसरी चीज़, सिर्फ सस्ता कॉन्ट्रैक्टर चुनना। लो रेट का मतलब कभी कभी लो एक्सपीरियंस भी हो सकता है, और उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। सस्ता हमेशा सुंदर नहीं हुआ करता। तीसरा, मटेरियल की क्वालिटी को इग्नोर करना। सीमेंट, स्टील और ब्रिक्स बिना चेक करे लाना, लोकल चीप मटेरियल लेना, और उसका रिजल्ट स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। चौथा, साइट सुपरविजन ना करना। ओनर साइट पर नहीं जाता, इंजीनियर की एब्सेंस में काम होता है, तो कॉन्ट्रैक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से काम करता है। पांचवा, बार बार डिज़ाइन चेंज करना। बेडरूम छोटा, हॉल बड़ा और फिर रिवर्स। हर बार चेंज मतलब कि तोड़ना और वापस बनाना, जिसमें मटेरियल तो वेस्ट होता ही है, साथ के साथ लेबर भी वेस्ट होती है। अगर आप ये 5 चीज़ें कर लो तो आपका घर 50% बेहतर और 30% सस्ता बन सकता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इंजीनियर क्यों रखना, कॉन्ट्रैक्टर सब संभाल ही लेगा, और यही सोच सबसे ज़्यादा रिस्की है। कॉन्ट्रैक्टर का काम होता है काम करना, लेकिन डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल सेफ्टी और कैलकुलेशन ये इंजीनियर करता है। अगर ये बैलेंस नहीं रहा तो घर सिर्फ बना हुआ होगा, मजबूत नहीं। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। अब समझते हैं इंजीनियर क्यों ज़रूरी है। बीम, कॉलम और स्लैब डिज़ाइन इंजीनियर करता है। लोड कैलकुलेशन होना बहुत ज़रूरी है। बिना इंजीनियर के क्या पता कौन सी रिस्क आ जाए, और रिस्क भी ऐसी जो आपको बनाते टाइम नहीं दिखेगी, साल भर बाद उसका पता चलेगा जब छोटे छोटे क्रैक्स आएंगे। प्रॉपर प्लानिंग, स्पेस का यूटिलाइजेशन करना, वेंटिलेशन देना, विंडोज़ देना, कौन सा डायरेक्शन से हवा ज़्यादा आएगी, ये सारी चीज़ें एक इंजीनियर डिसाइड करता है। फ्यूचर में एक्सपांशन का प्लान हो तो वो कैसे करना है। एक इंजीनियर ही घर को लिवेबल बनाता है, मटेरियल वेस्टेज कम करता है, सही एस्टिमेशन देता है, जिससे आपका बजट पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मटेरियल को टेस्ट करता है, क्वालिटी को कंट्रोल करता है, और वर्क प्रॉपर हो रहा है या नहीं वो भी चेक करता है। पूरी साइट का सुपरविजन करता है, जिससे आपकी एट द एंड बहुत बचत हो जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, साइट इशूज़ को तुरंत सॉल्व करता है। डिज़ाइन के कोई इशू हैं तो उनको भी तुरंत सॉल्व करके साइट पर सही से करवाता है। एक परफेक्ट कॉन्ट्रैक्टर और परफेक्ट इंजीनियर के जुड़ने पर ही एक परफेक्ट घर बनता है। आज की सबसे बड़ी सीख, गलतियाँ छोटे डिसीजन से ही बड़ी बनती हैं, और एक इंजीनियर आपकी इन छोटी गलतियों को पहले ही रोक सकता है। हमें कमेंट में बताएं कि आपके भी घर के आसपास किसी ने ऐसी छोटी गलतियाँ करी हैं जिस पर वो आज तक पछता रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सही बनाएं, सुरक्षित रहें।